नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संसद के पार्ट 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों पार्ट वन में हमने लोकसभा, पार्ट 2 में राज्यसभा और पार्ट 3 में हम कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया को समझेंगे। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा इन दो चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों पहले उन वीडियोज़ को देख लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नोट्स पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के मुख्य बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही हम सारे एमसीक्यू पर हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नोट्स पढ़ना। संसद क्या है दोस्तों? उच्चतम विधायी संस्था है। मतलब जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, ये सबसे सुप्रीम बॉडी है। विधि निर्माण की, लेजिस्लेशन को बनाने की सुप्रीम बॉडी है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। सो दोस्तों संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संसद क्या है, किसी भी अनुच्छेद में या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकाधिक अंतराल दोस्तों कितने 6 महीने का हो सकता है। तो दोस्तों हम पिछले लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी संसद है उसके 2 सत्रों का बीच में जो गैप है, समय का गैप 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि ये सभी संसद के अधिकारी कहलाते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट में संसद के अधिकारियों की बात की कि संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सभी क्या हैं दोस्तों, संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक संसद को या सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों इस पॉइंट में कहा गया है कोई भी सदस्य, संसद का सदस्य है, यदि वह बिना किसी सूचना के क्या है दोस्तों अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक, 60 दिन या उससे अधिक, तो इस स्थिति में उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संविधान सदस्यों को विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां निर्धारित की गई है। तो दोस्तों संसद के सदस्य अपने कार्यों को बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके, इस हेतु क्या है, संसदों को विशेष प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं और कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं, कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 223 की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है बिना राज्य की सहमति के। तो आर्टिकल 253 कहता है दोस्तों कि हमारी जो संसद है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कई प्रकार के कानून बना सकती है, वो भी बिना राज्य की सहमति के। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। सो दोस्तों सदन का जो अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में हमारे सभापति या उपसभापति, वे चाहें तो किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए उससे रुकने के लिए कह सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को बोलने के लिए कह सकते हैं। तो यह शक्ति क्या है, अध्यक्ष और हमारे सभापति के पास होती है। इसे हम बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर कहलाता है। तो इस व्यवस्था को हम यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे सदन में शामिल होना पक्ष त्याग या क्रॉस द फ्लोर कहलाता है। तो दोस्तों क्रॉस द फ्लोर क्या होता है, जिस दल से कोई व्यक्ति या सदस्य चुनकर आया है, यदि उसकी अपने दल की सदस्यता त्याग कर अन्य में चले जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉस द फ्लोर। शून्यकाल की यदि बात करें तो भारत के संविधान की संसदीय व्यवस्था की देन है। तो दोस्तों 0 आवर या शून्यकाल ये क्या है, भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। मतलब इट इज़ अ इनोवेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय व्यवस्था की क्या है, ये एक प्रकार का नवाचार है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। तो दोस्तों लोकसभा में जो शून्यकाल है क्या है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बाद होता है। इसका मतलब यह है कि प्रश्नकाल पहले होता है और फिर 0 आवर
0 आवर होता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो आर्टिकल 109 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो धन विधेयक है, मनी बिल क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का विधेयक मनी बिल पास नहीं किया जा सकता। तो हमने इस बात को माइंड में रखना होगा कि जो हमारा मनी बिल है क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई धन विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक के विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, साधारण विधेयक की तरह। तो दोस्तों आर्टिकल 110 कहता है कि यदि धन विधेयक वाली कोई भी बात उसमें शामिल नहीं है तो इस प्रकार के वित्तीय विधेयक को क्या है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, साधारण विधेयक की तरह। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित भी मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो इस पॉइंट में दोस्तों इस बात को उल्लेखित किया गया है कि यदि लोकसभा ने कोई धन विधेयक पारित किया है और उसे राज्यसभा की ओर भेजा है, लेकिन राज्यसभा ने 14 दिनों तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई कार्यवाही नहीं की, तो हम क्या करेंगे, इस धन विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक ही रोक सकती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि धन विधेयक पर राज्यसभा की जो है न्यूनतम शक्ति है। आर्टिकल 108 के अनुसार दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर और इसकी अध्यक्षता और संयुक्त बैठक की दोस्तों अध्यक्षता क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। आर्टिकल 118(4) में बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 में क्या है दोस्तों, प्रावधान है कि संयुक्त बैठक बिठाई जा सकती है, मतलब जॉइंट सीटिंग की जा सकती है। और आर्टिकल 118 आर्टिकल 118 कहता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही क्या है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोस्तों हो सकता है प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक एक भी बार संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि हम कह सकते हैं कि अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो किस किस पर? 1961 में दोस्तों सबसे पहली बार संयुक्त बैठक बिठाई गई थी, जो कि दहेज निरोधक विधेयक पर बिठाई गई थी। वर्ष 1978 में दूसरी संयुक्त बैठक बिठाई गई, जो कि बैंक सेवा आयोग को निरसन करने के लिए बिठाई गई थी। और तीसरी बैठक 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक बैठी दोस्तों पोटा के लिए। पोटा जो एक्ट था उसको संबंधित कार्रवाई के लिए। दोस्तों 3 बार 1961, 1978 और 2002, पहले दहेज के लिए, दूसरी बार बैंक सेवा आयोग के लिए और तीसरा पोटा के लिए। तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जाता है। तो कोई भी दोस्तों कानूनी विधेयक है संसद के दोनों पटलों में से किसी एक पर इसको रखा जाएगा, फिर उस पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होंगे, फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तो कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दोस्तों ये प्रीलिम फैक्ट्स है हमारे पास कि कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही दोस्तों इस बात का निर्णय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों भारत के अंदर जो लोक निधि है और जो लोक वित्त है उस पर बेहतर कंट्रोल स्थापित करने के लिए संसद के समक्ष क्या है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राप्तियों एवं खर्चों का विवरण शामिल किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल की हम बात करेंगे। तो विनियोग विधेयक दोस्तों निकालना पड़ता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 116 के अनुसार विनियोग विधेयक को पारित होने के लिए न होने की स्थिति में संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तो लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से अग्रिम
राशि या अग्रिम निधि प्राप्त करने की शक्ति है। सो दोस्तों आर्टिकल 116 बोलता है कि यदि आपका लेखा अनुदान या विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है तो आप लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट्स के माध्यम से क्या है दोस्तों कुछ अग्रिम राशि निकाली जा सकती है। तो ये संसद की शक्ति है। भारतीय संसद का सचिवालय राज्य सरकार से स्वतंत्र होता है। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है दोस्तों सरकार से स्वतंत्र होता है और संसद का जो सचिवालय है दोस्तों क्या है लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करता है और सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो भारत की जो संसद है संसदीय समितियों के माध्यम से क्या है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। सो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक संसदीय समिति ही होगा। सो दोस्तों अब नोट्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से और साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम हमारे रिवीजन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, इसमें हमें कुछ चीज़ें बतानी है। राज्यसभा की यदि बात करें तो पहले हमें राज्यसभा की बात की जा रही है कि राज्यसभा है इधर और एक साइड लोकसभा है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। अब हमें इस कंपैरिजन के आधार पर क्या है दोस्तों हमारा आंसर निकालना है। तो राज्यसभा में एक बात की जा रही है कि 200 से अनधिक सदस्य, यस, तो इस बात की बात की कि 200 से अनधिक सदस्य। और लोकसभा की यदि बात की तो लोकसभा में क्या है 552 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 530 से राज्यों से अधिक नहीं होंगे। तो यस ये बात है। 12 सदस्य नाम निर्देशित होंगे, यस। 238 राज्यों से होंगे और बाकी के प्रतिनिधि क्या हैं संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। तो यस राज्यसभा में क्या है 250 सदस्य होंगे और 250 सदस्य में से 12 नॉमिनेटेड होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से होंगे। जबकि लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा में 552 होंगे, ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, 552 होंगे, 530 क्या है स्टेट से होंगे और बाकी जो है 20 यूनियन टेरिटरीज से होंगे। साथ ही 2 जो हैं क्या है एंग्लो इंडियंस होंगे। और एक्स की बात करके अब एक्स क्या है तो एक्स की बात की गई है कि एक्स जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे और 20 नहीं होंगे। तो अधिक से अधिक कितने होंगे यूनियन टेरिटरीज से 20 होंगे। तो दोस्तों ये 1995 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो 2019 के अंदर 104वां संविधान था उसके अंदर का जो आंग्ल भारतीय समुदाय उसको नामित करने का जो प्रावधान था उसे निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो दोस्तों अनुच्छेद 87 के अनुसार कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है अभिभाषण देता है, एक साथ अभिभाषण देगा संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र, तो दोस्तों जैसे ही इलेक्शन होता है और इलेक्शन का जो पहला सत्र होता है और उसकी पहली बैठक होती है और हर साल मतलब हर बार जब जो नया साल चालू होता है तो उसके प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। सो दोस्तों 2 बार अभिभाषण देता है। कब देता है 2 बार अभिभाषण देता है। पहली बार तो जब इलेक्शन होगा और पहली सीटिंग होगी और पहला सत्र होगा और दूसरी बार जब नया साल हैप्पी न्यू ईयर है ना नया साल होगा और नए साल की पहली बैठक होगी और पहला सत्र होगा तो उसमें भी क्या है अभिभाषण देंगे और दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ देंगे। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं, तो हमें सही पता करना है दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन मतलब जनरल इलेक्शन की बात की जाती है कि जनरल इलेक्शन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या है संबोधित करेंगे। तो यस ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन होता है और उसके प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है नया साल जो नए साल का प्रथम सत्र होता है उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। यस क्यों बुलाया गया है इसका कारण के विषय में सूचित भी करते हैं। तो दोनों ही दोस्तों क्या है सही हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक जनरल इलेक्शन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और हर साल जो नया साल होता है उसके प्रथम सत्र में
जो भी समवेत संसद है, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। संसद को उसके आह्वान के कारण भी बताएगा कि क्यों बुलाया जाएगा, क्यों बुलाया गया है संसद को। निम्नलिखित में से क्या कथित सही है, सही चुनना है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसमें क्या बोला कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसमें बोला कि नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। संसद जो है दोस्तों राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यस, ये बिल्कुल 100% श्योर है। तो दोनों कथन संविधान में उल्लिखित है। आर्टिकल 59 के अनुसार कहा गया संसद, राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होगा। क्या बोला गया है, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यही बात कही, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये बात भी क्या है दोस्तों, सही है। तो 1 और 2 दोनों ही हमारी सही होगी। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये बात भी क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से सही है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोई भी संसद का सदस्य राष्ट्रपति बनता है तो पूरी उसी वक्त क्या है, राष्ट्रपति बनते ही अपनी सदस्यता त्याग देता है। राष्ट्रपति के बारे में बताना है दोस्तों, संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, सदन का हिस्सा होता है और सदन में बैठता है और संसद में वोट दे सकता है। दोस्तों इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है हमें बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा होता है। क्योंकि संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा प्लस राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। तो हम ये कहेंगे कि यस, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों भारतीय संसद क्या है, तीनों से मिलकर बनती है। लोकसभा भी होती है, उसमें राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या है, हमारी संसद का निर्माण होता है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। संसद दोस्तों फिर सेम क्वेश्चन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, राष्ट्रपति और दोनों सदन इक्वल टू संसद। सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड, राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा इक्वल टू संसद। तो इन तीनों से मिलकर क्या है दोस्तों, हमारी संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद कौन सम्मिलित हैं। तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के घटक, पुनः क्वेश्चन रिपीटेड, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो इसमें आप क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया। तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों, हमारी संसद का एक अनन्य भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति इसका आंसर होगा। भारत के संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 79, भारत के संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति होगा और दोनों सदन होंगे जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा होगी। तो इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अनुच्छेद 85(1) के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 बोलता है कि जो 2 सत्रों के बीच का गैप है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो कौन कौन है जो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। अध्यक्ष लोकसभा का यस, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव यस, अध्यक्ष राज्यसभा का। तो पहला, तीसरा और चौथा तो 100% श्योर है, लेकिन दूसरा उपाध्यक्ष होता है या नहीं उसके बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं रहती। तो इसलिए यदि हम 1, 3, 4 पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी चारों के चारों क्या है, उपाध्यक्ष भी क्या है, लोकसभा का एक अधिकारी है। तो उपाध्यक्ष ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो भी क्या है दोस्तों, संसद का अधिकारी के रूप में ही उसे मान्यता प्राप्त है। तो संविधान के संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। तो दोस्तों राज्यसभा का जो है सभापति और उपसभापति दोनों ही क्या है, संसद के अधिकारी हैं।
लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी क्या है दोस्तों, लोकसभा का अधिकारी है, तथा संसद का सचिवालय यह भी क्या है दोस्तों, संसद के अधिकारी के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित रहता है बिना सदन को सूचित किए, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक, यदि 60 दिनों तक कोई व्यक्ति सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो हम उसकी सदस्यता की समाप्ति की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 101 के सब क्लॉज 4 में हमें संसद एवं आर्टिकल 190 के सब क्लॉज 4 में हमें राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक बिना सदन की आज्ञा के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। तो यस दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति सदस्य, कोई भी संसद का सदस्य हो चाहे विधानमंडल का सदस्य हो, यदि वह 60 दिनों तक सदन की कार्रवाइयों से अनुपस्थित रहता है तो क्या है, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित हो या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित हो। सो दोस्तों, इसमें है ना, इस जो भी सत्रावसान के समय और स्थगन का समय, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह लगातार कितने महीने तक, लगातार 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है। सेम क्वेश्चन रिपीट। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 दिन तक लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो कहाँ का सदस्य था वो? राज्यसभा का था, लोकसभा का, पंजाब विधानसभा या राज्य विधानसभा। सो दोस्तों, राज्यसभा का जो सदस्य था उसे सबसे पहले 60 दिनों तक जो लगातार बैठकें थी उसको, जो सदस्यता थी उसकी सदस्यता को समाप्त किया गया। तो राज्यसभा का सबसे पहले कोई सदस्य था तो सबसे पहले राज्यसभा से ही इस उपबंध का प्रयोग किया गया। तो दिसंबर सन 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द, क्या है दोस्तों, बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। तो किसी भी मंत्री के विरुद्ध कब विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? तो इसका आंसर हमें देना है, वो है किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्य का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो यस दोस्तों, तब इसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। सरकार का विश्वास खो दे तब बिल्कुल भी विशेष अधिकार प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। लंबे समय तक अनुपस्थित तब भी विशेष अधिकार प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है तब भी विशेष अधिकार प्रस्ताव नहीं लाया। लेकिन दोस्तों, यदि किसी मामले में तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत, तो दोस्तों इसमें क्या है, संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत, तो संसद के अपने नियम और प्रक्रिया हैं, उसके तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन प्रस्तुत करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है सदन में। सदन निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। तो यस दोस्तों, क्या है, संसद की योग्यता या निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तो दोस्तों ये बात कही है कि ऊपर का जो अधिनियम है 5 बार संशोधित किया गया है। लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों हमें से यहीं से एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि जो भली भांति
परिभाषित किया गया। तो दोस्तों लाभ के पद को संसद संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सो दोस्तों जहाँ जहाँ भी 3 होगा हम वहाँ से एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करेंगे, तो हमारा आंसर सीधे निकल के आएगा 1 और 2। तो दोस्तों कई बार हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता नहीं होती तो हमें एलिमिनेशन टेक्निक का ही उपयोग करना पड़ता है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1969 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता से छूट दी गई है। इस अधिनियम में अब तक क्या है दोस्तों, कुल 5 बार संशोधन किया जा चुका है। अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में क्या है दोस्तों, लाभ के पद को क्या है परिभाषित नहीं किया गया। तो लाभ के पद को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है, लेकिन दोस्तों लाभ का पद क्या है विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन लेता है? तो लाभ के पद का जो डिसीजन है दोस्तों कौन लेगा? इसका आंसर क्या है? ए एंड बी दोनों की बात की जा रही है कि लाभ का पद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद। तो दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल और संघीय संसद ये दोनों की ही बात की जा रही है हमारे आंसर की में। विश्लेषण की बात करें तो कोई भी पद संसद अथवा विधानमंडल में उसकी सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्धारण अनुच्छेद 102(1) सब क्लॉज 1 के अनुसार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत केंद्र में संसद तथा राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल और संसद को लाभ का पद का निर्धारण करने का अधिकार है। विश्लेषण दूसरा है कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद पर आधार पर निर्भरता घोषित किया गया है, उसे अपने लाभ के पद का कारण अथवा के कारण योग्य और अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो केंद्र में दोस्तों क्या है, आर्टिकल 103 सब क्लॉज 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 103 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अनुसार क्या है, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 192 का क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। सो दोस्तों इसके आंसर क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी हैं और राज्य संसद और विधानमंडल भी है। तो इसके आंसर 2 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों की बात की तो आर्टिकल 105। तो दोस्तों ये 2 आर्टिकल 82 और आर्टिकल 117, इन 2 को तो हम देखते ही काट सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता था कि 104 में और 105 में। लेकिन आर्टिकल 105 में क्या है दोस्तों, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों की बात की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उसके सदस्यों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 105 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो संसद के सदस्य हैं और उनकी समितियां हैं, तो संसद के सदस्य हैं और उनकी समितियां हैं, उनको शक्तियां देता है, विशेष अधिकार देता है और कुछ उन्मुक्तियां देने का काम करता है। तो आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों और उनकी समितियों को शक्तियां देता है, विशेष अधिकार देता है और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? तो सामूहिक, तो दोस्तों हम जब संसद की बात, संसदीय विशेष अधिकार की बात करते हैं तो एक तो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं जो सामूहिक अधिकार होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से सामूहिक अधिकार नहीं है, इसका मतलब हमें व्यक्तिगत अधिकार को देखना है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, तो दोस्तों सदन के अंदर चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये क्या है दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक विशेष अधिकार सामूहिक विशेष अधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, दोस्तों संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार एक प्रकार का सामूहिक अधिकार है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का अधिकार, तो जितने भी अपरिचित लोग हैं यदि उन्हें सदन की कार्रवाइयों से बाहर रखने का विशेष अधिकार, ये कलेक्टिव राइट है। लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में क्या है दोस्तों, उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये क्या है, सामूहिक नहीं व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति
संसद सदस्य ने किसी प्रकार का सिविल या आपराधिक मामला है उस पर चल रहा है तो साक्षी के रूप में उसे कब उपस्थित किया जाएगा, इससे स्वतंत्रता है वो, तो ये उसका एक विशेष अधिकार है। संसदीय विशेष अधिकार संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों तथा सदस्यों को विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट देते हैं। विशेष अधिकारों को दो वर्गों में बांटा गया है। वे अधिकार जो प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाएंगे और कुछ अधिकार जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों के द्वारा उपभोग किए जाएंगे। तो कुछ संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से कुछ विशेष अधिकार है जो इस प्रकार है, जैसा कि बहस और कार्रवाइयों के प्रकाशन को रोकने का विशेष अधिकार। तो क्या है दोस्तों, अपनी बहस मतलब जहाँ जो चर्चा हो रही है सदन के अंदर और जो कार्रवाई चल रही है उसके प्रकाशन को रोकने का अधिकार एक प्रकार का कलेक्टिव विशेष अधिकार है, सामूहिक विशेष अधिकार है। सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का अधिकार और विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकें करने का अधिकार। तो दोस्तों, अपरिचितों को बाहर रखने का अधिकार और विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने का अधिकार क्या है, एक सामूहिक अधिकार है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया और आंतरिक विषयों से संबंधित व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेष अधिकार। सो दोस्तों, सदन की जो कार्रवाइयाँ होंगी तो उसकी आंतरिक विषय क्या होंगे, किस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस प्रकार का होगा संसद के अंदर, ये एक प्रकार का संसदीय विशेष अधिकार है जो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से प्रदान है। सदन के सदस्य और साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी, निलंबन हेतु, निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेष अधिकार। तो दोस्तों, यदि आपने सदन के विरुद्ध कोई ऐसा काम किया है तो सदन अपनी अवमानना हेतु क्या है दोस्तों, दंडित करने का अधिकार भी रखता है। तो सदन क्या है, अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार रखता है। और यह अधिकार दोस्तों सामूहिक अधिकार के अंतर्गत आता है, सामूहिक विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार, ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कलेक्टिव सामूहिक विशेष अधिकार है। संसदीय समितियों के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों को, पत्रों को और अभिलेखों को मंगवाने का अधिकार, तो ये भी एक प्रकार का विशेष अधिकार है। तो संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुलाने का विशेष अधिकार। संसद की कार्रवाइयों की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का अधिकार। तो दोस्तों, संसद की यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो उस पर रोक लगाने का विशेष अधिकार एक प्रकार का सामूहिक विशेष अधिकार है। सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेष अधिकार। तो सदन के परिसर के अंदर किसी भी सांसद सदस्य को दोस्तों क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ये एक प्रकार का क्या है, कलेक्टिव विशेष अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित है? तो आर्टिकल 122 दोस्तों बोलता है कि संसद के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ चल रही है उसकी जांच किसी भी प्रकार के न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 122 न्यायालयों को प्रतिबंधित करता है संसदीय कार्रवाइयों की जांच करने से। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? सो दोस्तों, ये पूछा गया है कि कौन व्यक्ति हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। सो दोस्तों, राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन हैं उसे, तो संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों में तो सब दोस्तों क्या है, नहीं आएगा इसका आंसर आएगा राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हैं। तो दोस्तों, राज्य विधानमंडल जो हमारी स्टेट असेंबली है उसका जो लोअर हाउस है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वे क्या है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी करने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हमें बताना है। तो पहला है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधान सभाएं करती है।
तो इसमें बोल रहा है कि सभी, तो लेकिन सभी के अंदर तो फिर इन्होंने क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनको भी शामिल कर लिया, जो कि आंसर गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। गलत दोस्तों हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यस, उस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही राज्य का होना चाहिए जहां से प्रत्याशी बन रहा है। तो दोस्तों ये 1994 का क्वेश्चन है। उस वक्त इस बात का प्रावधान था कि यदि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेगा तो उसे उसी राज्य का एक प्रत्याशी होना चाहिए, मतलब उसी राज्य की वोटर लिस्ट में, निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्यों की मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति अस्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो उस वक्त के हिसाब से ये क्वेश्चन सी था इसका आंसर। लेकिन दोस्तों 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 में संशोधन करके इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा के लिए कहीं से भी कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है और वह राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो राज्यसभा पद के चुनाव के लिए वह यहाँ से लड़ सकता है, मतलब उसे राजस्थान का व्यक्ति होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही राजस्थान का पंजीकृत मतदाता होने की ज़रूरत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों केवल राज्यसभा में ही बात की गई है कि उसमें मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ना कि लोकसभा में। तो ये बात दोस्तों क्या है, पूरी तरीके से सही है आज के संदर्भ में। लेकिन पहले दोस्तों 2 सदस्य लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन के मनोनीत होते थे। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये जो था प्रावधान राज्यसभा की बजाय लोकसभा में था। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी मनोनीत व्यक्ति जो है, नॉमिनेटेड व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्या है, मंत्री पद के लिए नियुक्ति के लिए संवैधानिक वर्जना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनेटेड है वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। तो यस, बिल्कुल बन सकता है। मनोनीत सदस्य के द्वारा, जो भी मनोनीत सदस्य है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो दोस्तों गलत है। नॉमिनेटेड व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं डाल सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। यस, ये बिल्कुल सही है। सो दोस्तों एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमारा बेहतर रिवीजन हो जाए। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं और पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य होते थे, और जो लोकसभा में 2 सदस्य होते थे वो एंग्लो इंडियंस के लिए होते थे। लेकिन दोस्तों 2019 के अंदर हमने 104वां संविधान लेकर आते हैं और उसके अंतर्गत आर्टिकल 334 में एक संशोधन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि राज्य विधान लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की जो व्यवस्था है अब आगे नहीं बढ़ेगी। अब मतलब इस व्यवस्था को, जो नॉमिनेशन की व्यवस्था है एंग्लो इंडियन की, उसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। संविधान के मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से, संविधान क्या है दोस्तों, किसी भी नॉमिनेटेड व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड है उसे मंत्री बनाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका मंत्री पद समाप्त होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति दोस्तों, चाहे वो लोकसभा में सदस्य बने चाहे राज्यसभा का सदस्य बने, कोई भी, भले वो बाहर का व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी मंत्री बन सकता हूँ, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मुझे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही होगा।
अब दोस्तों हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में हम मनोनीत सदस्यों को चुनाव देते नहीं देखते हैं, उसमें इलेक्ट क्या है मत देते नहीं देखते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति में क्या है जो भी मनोनीत सदस्य हैं उन्हें भी हम मत देते हुए देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो दोस्तों कब, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। तो इसमें पूछा गया है कि संसद कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 के अनुसार जब क्या है दोस्तों राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि ऐसा संकल्प पारित किया जाता है तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के तहत क्या है दोस्तों, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे जो कि राष्ट्रीय हित में है, क्या है दोस्तों राष्ट्रीय हित में है, तब राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक क्या है दोस्तों, आर्टिकल 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्यों के लिए और आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन करने के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन होने की स्थिति में आर्टिकल 253 तथा आर्टिकल 356 इसमें क्या है राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में आर्टिकल 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग करने के संबंध में संसद क्या है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सो दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं, इतने सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 353, आर्टिकल 253, आर्टिकल 252, ये सब क्या है बताते हैं कि कब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 253 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो हमारी जो संधियां हैं उनके संबंध में है। आर्टिकल 252 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं ऐसा अनुरोध करती है। आर्टिकल 353 क्या है वो बोलता है कि आपातकाल की यदि घोषणा है तो उस समय भी किया जा सकता है। आर्टिकल 356 जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, आर्टिकल 356 संविधान का संवैधानिक व्यवस्था फेल मार रही हो किसी राज्य में, तब भी क्या है संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो यह संसद भी राज्य क्या है संघीय सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए यह संबंधित राज्यों की सहमति से, यह राज्यों में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो तो यह राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। यस राज्यसभा क्या है 2/3 बहुमत से, लेकिन दोस्तों इसमें यह भी देखना होगा कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों भी होना चाहिए। तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले, पता लगा कि उस दिन उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 नहीं थी। तो आंसर क्या है दोस्तों 1 2 3 आंसर हमारा रहेगा। तो दोस्तों चारों ही आंसर हमारे रहेंगे कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले भी हमारे होना चाहिए। तो चारों ही आंसर हमारे सही हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद क्या है कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को और संधियों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 253 के अनुसार क्या है हमारी संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के संदर्भ में। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक कि, मतलब कब नहीं कर सकती, जब तक कि पहला है भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। तो दोस्तों राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं हमें देखने को मिलती। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो यस, जब तक राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करेगी कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है तब तक भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है। तो दोस्तों यदि विधानसभा का
अध्यक्ष ऐसा प्रमाणित करता, तो इसका भी कोई उल्लेख हमें नहीं देखने मिलता कि जो भारत विधानसभा का जो केवल अध्यक्ष ही है वही ऐसा प्रमाणित करे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बन जाएगा, जो कि गलत है। लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो यस दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू है तो इस स्थिति में क्या है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो 2 और 4 हमारा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संदर्भ में किसी भाग में या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून क्या है, बना सकती है राज्यों की सहमति के बिना। तो इसका आंसर आएगा राज्यों की सहमति के बिना। और सभी राज्यों की सहमति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संविधान की विषय सूचियों को दिए गए अतिरिक्त विषयों पर कौन बना सकता है? तो संविधान के जो विषय हैं उसके अतिरिक्त विषय मतलब जितने भी एक्स्ट्रा विषय हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, जिसे हम संवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में आर्टिकल 248 कहता है। तो आर्टिकल 248 कहता है कि जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार क्या है? संसद को होगा। अध्यक्ष सदन में किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी व्यक्तियों को बोलने की अनुमति दे सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये जो घटना है इसको क्या बोलते हैं? यील्डिंग ऑफ फ्लोर। यील्डिंग ऑफ फ्लोर कहते हैं। सो दोस्तों, मर्यादा को इंग्लिश में बोला गया है डेकोरम। पक्ष त्याग मतलब क्रॉसिंग द फ्लोर। अंतर्प्रदन मतलब इंटरप्लेशन और यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। तो मर्यादा मतलब विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार को बनाए रखना, उसको बोलते हैं क्या है? डेकोरम। प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम। हम बोलते हैं ना दोस्तों कि प्लीज़ कानून एवं मर्यादा को बनाए रखो, मेंटेन द डेकोरम। तो इसको बोलते हैं विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार को बनाए रखना। पक्ष त्याग का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, सदन का सदस्य जो है, वो जिस दल से चुनकर आया है, यदि उस दल का त्याग करके दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे कहते हैं पक्ष त्याग। अंतर्प्रदन मतलब इंटरपेलेशन। इसमें क्या है दोस्तों? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर्प्रदन कहलाती है। मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी है, उससे किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग जब की जाती है तब संसदीय प्रक्रिया कहलाती है इंटरपेलेशन। ठीक है। बैठ जाना मतलब यील्डिंग ऑफ फ्लोर की हम बात करेंगे। किसी भी सदस्य को बोलने से रोकना और अन्य को बोलने के लिए परमिशन देना, ये कहलाती है दोस्तों यील्डिंग ऑफ फ्लोर या बैठ जाना। संसद में शून्यकाल दोस्तों 12 से 1 बजे। तो संसद में क्या है दोस्तों? शून्यकाल जो है 12 बजे से 1 बजे तक रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो है लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए अलग है। तो शून्यकाल विशिष्ट संसदीय व्यवहार है, जो भारत का जो है नवाचार है। तो 0 आवर क्या है दोस्तों? भारतीय संसद का एक विशिष्ट व्यवहार है। भारतीय संसद का क्या है? एक इनोवेशन। भारतीय संसद का एक इनोवेशन है। शून्यकाल दोस्तों जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, जिसकी अवधि 1 घंटे होती है, जिसे हम 0 आवर कहते हैं। सामान्यतः दोपहर से 1 बजे तक होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दिया गया है और अब दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है। इसके अनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल में उठाए जाते हैं और विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय 11 बजे से 12 बजे तक के बीच का है, लेकिन लोकसभा के अंदर अब जो शून्यकाल क्या है दोस्तों? 12 बजे से 1 बजे तक का बीच का है। तो दोस्तों हमने देख लिया डिफरेंस कि जो राज्यसभा में शून्यकाल है वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में है, लेकिन लोकसभा में शून्यकाल क्या है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में, और 11 बजे से 12 बजे के बीच में लोकसभा में क्या होता है? प्रश्नकाल रहता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इस बात को भी हमें याद रखना होगा दोस्तों कि जो शून्यकाल है उसे हमने कोई भी औपचारिक मान्यता नहीं दे रखी है।
शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को सूचना देते हैं। तो पूर्व सूचना दी जाती है किसी भी मामले को उठाने के लिए। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति के मामले के क्रम में क्या है, निर्णय जो है अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उस मामले को उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, इसका निर्णय क्या है, अध्यक्ष या सभापति करेंगे सदन के। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात। तो लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात क्या होगा दोस्तों, शून्यकाल होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। तो किस देश की संसदीय व्यवस्था की देन है, तो भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है शून्यकाल। एक घंटे तक लगातार बोल दिया रे मैं, रेस्ट लेना पड़ेगा। बनाया ना 4 घंटे के बने, 4 घंटे के वीडियो बने और मैंने पढ़ाई भी कर ली। कितना और बचा यार, अभी 10 एक क्वेश्चन और बचेंगे। 15 मिनट का और बचा है। पहले पानी पीता हूँ यार, जरा गला सही करो। टीचरों साले 3-3 4-4 घंटे कैसे पढ़ाते हैं रे भाई।